महंगाई का रेट। चैप्टर नंबर बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट जितना भी करा है एक बार पहले रिवाइज करते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एक ऐसी जगह, ये वाला फैन बंद कर दो, एक ऐसी सराउंडिंग जिसके थ्रू क्या चलता है, बिजनेस। इन्वायरमेंट आउटसाइड होता है, आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल होता है। बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के वातावरण से या तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या तो हमें थ्रेट मिलते हैं। ठीक है जी। बिना इन्वायरमेंट के कोई बिजनेस नहीं चलता, बिना बिजनेस के कोई इन्वायरमेंट नहीं चलता। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, अनसर्टेन है, कभी भी चेंज हो जाता है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो यूनिक है। ये जो इन्वायरमेंट है किसी के लिए अपॉर्चुनिटी की बात करता है और किसी के लिए खतरे की बात करता है। ठीक है जी। जब भी मैं इन्वायरमेंट की बात करती हूँ आपकी बुक के हिसाब से मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का दूसरा नाम होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। चार्ल्स डार्विन कहते हैं जीतने के लिए एक समझदार, इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ बदलने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, वक्त के साथ बदलने। एक बिजनेस को इन्वायरमेंट में क्या करना चाहिए, सरवाइव। ठीक है जी, सरवाइव। कुछ बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, कुछ बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। जब बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करते हैं उनके अंदर दो खास बात होनी चाहिए। पहली खास बात कि वो खुश होने चाहिए और दूसरी वक्त के हिसाब से उनको बदलना आना चाहिए। अगर आप एक किसी भी फील्ड में सरवाइव करना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो आपको खुश रहना आना चाहिए, सक्सेस पता होनी चाहिए और वक्त के साथ आपको बदलना ज़रूरी है। इससे स्टार्टिंग होती है, ये इनिशियल पॉइंट है, बट ये आगे की बात नहीं करता। आगे की बात के लिए हमें ये देखना है कि क्या चेंज हमने एक्सेप्ट करा है, क्या चेंज हमने अडेप्ट करा है। अडेप्ट करने के बाद हमें उसको क्या करना होता है, मॉनिटर। क्या करना होता है, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब वक्त टू वक्त फीडबैक लेना होता है। तो ये सारी कहानी हमने इन्वायरमेंट में पढ़ी थी। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। मेरे हिसाब से यहाँ तक आप सबको क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस के बिना इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट के बिना बिजनेस नहीं है। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कहता है कि एक बिजनेस को सक्सेस में होने के लिए, एक बिजनेस को सक्सेस में होने के लिए मुझे क्या करना है, एयर में होना है। कहाँ पे होना है, आसमान में होना है। और आसमान में होने के लिए मुझे चीज़ों को अप्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है और वक्त के साथ क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है।
अगर मुझे बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो मुझे कहाँ पे होना है? एयर में। हेलो, तो मुझे कहाँ पे होना है? एयर में। कहाँ पे होना है? एयर में। आगे एयर के साथ मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे बिजनेस में इन्वायरमेंट को, मेरा इन्वायरमेंट, मेरे फैक्टर्स, मेरे फोर्सेस, मेरी कंडीशंस और मेरे इन्फ्लुएंसेस, ये मेरा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मतलब मेरी सराउंडिंग, ठीक है जी। बिजनेस में इसकी मदद से मैं क्या होता हूँ? सैड। सैड की फुल फॉर्म होती है, मैं क्या बना, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक्शन लेते हैं और डिसीजन लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? बिजनेस में इन्वायरमेंट चाहिए, इन्वायरमेंट से हम क्या होते हैं? सैड। सैड क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी, एक्शन और डिसीजन। और जब हमारे ये सैडनेस बढ़ती है तो हमें क्या मिलता है? सक्सेस। और सक्सेस मिलती है तो हम कहाँ होते हैं? एयर में। क्लियर? इजी। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स सेज CMFD। CMFD जो ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, हमें पता है ये बहुत यूनिक है क्योंकि किसी को फायदा देता है और किसी को नुकसान देता है। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कई बार छोटी सी चीज भी, छोटी सी चेंज भी हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा चेंज करने पे मजबूर कर देती है, और कई बार बड़ा चेंज भी हमारी इकोनॉमी में इतना इम्पैक्ट नहीं लाता है। 2000 रुपये के नोट चेंज हुए, ज़्यादा इम्पैक्ट आया? नहीं आया। हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आया। 2000 का नोट बहुत बड़ा था, इम्पैक्ट आया? नहीं आया। बट जहाँ छोटा सा टैक्स रेट भी बढ़ जाता है, महंगी हो जाती है चीज़ें, इन्फ्लेशन आ जाता है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है सिचुएशन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये क्या है? मल्टीफिकेटेड। ठीक है जी। इसके दो पहलू होते हैं, किसी में फायदा, किसी में नुकसान। एफ से क्या है? फार रीचिंग इम्पैक्ट। अब अगर हम बात करें, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा एक चीज का। आज के समय में एक बिजनेस से कोई कमाई नहीं होती है। आज के समय में आपको पैसे से पैसा बनाना पड़ता है। तो मेरा एनवायरनमेंट कहता है कि आपको अपने बिजनेस को आगे तक लेके जाना है तो आपको ग्रोथ की बात करनी है, आपको डाइवर्सिफिकेशन की बात करनी है। मतलब अगर आपने टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया है तो आप ऑटोमोबाइल में भी जा सकते हैं, आप टेलीकॉम में भी जा सकते हैं, आप मल्टीमीडिया में भी जा सकते हैं। अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है तो आपको अपने एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा? फार रीचिंग इम्पैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं कमानी है, आपको यहाँ से भी पैसा आना चाहिए, यहाँ से भी आना चाहिए, बैक से भी आना चाहिए और फ्रंट से भी आना चाहिए, तभी तो आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो। तो इसका मतलब आपका भी फार रीचिंग इम्पैक्ट होना चाहिए। लास्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि ये क्या है? कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। आज से कोविड से पहले हम कभी ऑनलाइन की बात ही नहीं करते थे, और कोविड के बाद से ऑनलाइन चेंज हो गया। कोविड के बाद से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आने वाले समय में हो सकता है सोशल मीडिया कम हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया बढ़ रहा है, जितनी ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ रही है, उतना ज़्यादा हमारे ब्रेन भी थकना शुरू हो गया है। आप एक दिन पूरा दिन फ़ोन चला के देख लो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फ़ोन चला रहे हो एक जगह पे बैठ के। आप खुद देखना,
शाम होते होते आपका ब्रेन बिल्कुल थक चुका होगा, आपने ना पढ़ाई करी ना हार्डवर्क करा, कुछ भी नहीं करा, बस क्या चलाया, फोन। फोन में क्या चलाते हो, सोशल मीडिया। तो ये डायनामिक है, वक्त के साथ बदलता रहता है और इसके लिए आपको वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ये है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस कहता है सी ब्लॉग। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सी ब्लॉग है। क्या है ये, सी ब्लॉग। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट में अच्छे से काम करते हैं तो सी से क्या होता है, कंपटीशन को आप मीट करते हैं। मतलब अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रही हूँ, और याद रखना चेंज का मतलब सिर्फ समझना नहीं होता। आपने अपनी फैमिली में कोई नई चीज़ बोली, उन्होंने उस बात को समझा बट एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने बोला कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो क्या चेंज हुआ, नहीं। उसको अडेप्ट करना और उसको मॉनिटर करना चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मीटिंग कंपटीशन के लिए मुझे अपने कंपटीशन के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बी से क्या है, बिल्डिंग इमेज। अगर मैं आज भी मार्कर और बोर्ड पे पढ़ा रही होती तो आप लोग यहाँ बैठे ही नहीं होते, क्योंकि आप लोग कहते कि हम इतनी फीस क्यों दे रहे हैं, पढ़ तो रही हैं बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल क्या कहते हैं, स्मार्ट क्लासेस, एसी, हॉलिस्टिक अप्रोच, ये सब क्या है, इनकी इमेज बिल्ड हो रही है और वक्त के साथ ये चीज़ें बदली जा रही हैं। एल से क्या है, लर्निंग, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि मैं आज पढ़ लिया काफ़ी नहीं है, जैसे रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट में रोज कुछ। आज बहुत खास दिन है। क्या खास दिन है पता है आपको, आज हिंदुस्तान, हाँ आज हिंदुस्तान के लिए बहुत खास दिन है। ठीक है जी। ओ क्या है, अगर मैं अपने एनवायरनमेंट को समझती हूँ तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है मुझे समझ आ जाता है। और लास्ट इज ग्रोथ। अगर मैंने उसको, किसको, एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करा, मॉनिटर करा, तो मैं ग्रो करूँगी या फिर डिक्लाइन करूँगी, ग्रो करूँगी। तो इम्पोर्टेंस क्या कहती है, सी ब्लॉग। क्या कहती है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक इजी है चैप्टर, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई भी ऐसा बच्चा जिसको चैप्टर नहीं याद हुआ हो गया। 5 टॉपिक हमने याद कर लिए हैं। अभी तक डेफिनेशन कितनी पढ़ी है, 3। एक इंट्रोडक्शन में, एक मीनिंग में, और तीसरी रिच मैन की किस में पढ़ी है, इन अभी पढ़ी नहीं है हमने, अभी तक हमने 2 ही पढ़ी है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस 2 पहले, अभी वो करवाऊंगी, पहले ये पढ़ो। मतलब उसके 2 पहलू हैं, किसी के लिए फायदा, किसी के लिए नुकसान। ठीक है। वाई इन्वायरमेंटल एनालिसिस, जब कंपनी, when the company does not react to the demand of the environment by changing its strategy, the result declining the performance of the company in the market। जब कोविड नहीं आया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी भी इंस्टीट्यूट में ज़्यादा नहीं था। अगर कोविड के बाद इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता तो उसकी डिमांड बढ़ती या घटती, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती या घटती, घटती। यही तो लिखा है कि अगर कोई कंपनी डिमांड के हिसाब से रिएक्ट नहीं करती है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, कम होगी। एज वी डिस्कस, बिजनेस अकेले काम नहीं करता है,
बिजनेस के लिए क्या चाहिए? इन्वायरमेंट। अगर यहाँ पे आप पढ़ने आए हो, पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? इन्वायरमेंट। शोर में पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। गंदगी में पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। क्या चाहिए? इन्वायरमेंट। तो बिजनेस अकेले काम नहीं करता है, बिना इन्वायरमेंट के बिजनेस नहीं चल सकता। Thus it has no other option। क्या चाहिए इसको? क्या आइडेंटिफाई करना है? क्या किस पे रिएक्ट करना है? इन्वायरमेंट पे, स्ट्रैटेजी पे रिएक्ट करते हुए चलना है। यूटिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। क्या ज़रूरत है हमें इन्वायरमेंटल एनालिसिस की? कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी हमें? फ्रॉम इन्वायरमेंटल एनालिसिस स्ट्रैटेजी गेट टाइम टू एंटिसिपेटेड। व्हाट इज एंटिसिपेटेड? प्रिडिक्ट करना। हम आने वाले समय को प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे, जैसे कि आपने 12th के बाद प्रिडिक्ट किया कि मुझे सीए करनी है, बने नहीं हो, प्रिडिक्ट किया, एंटिसिपेट किया कि मुझे सीए करनी है, जिसके हिसाब से मुझे उसका इन्वायरमेंट पता होना चाहिए, जिसके हिसाब से मुझे सीए के फायदे पता होने चाहिए और दूसरी तरफ सीए के नुकसान भी पता होने चाहिए। सीए के फायदे: नाम, पैसा, शौहरत, एज पर यू गाइस, ठीक है जी। नुकसान: स्ट्रेस, अटेम्प्ट, वो 4 लोग। तो जब भी हम स्ट्रैटेजी को एंटिसिपेट करते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, और जब भी मैं अपॉर्चुनिटी की बात करती हूँ मैं रिस्पॉन्ड की बात करती हूँ, ना कि रिएक्ट की बात करती हूँ। रिस्पॉन्ड मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर आपको किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड मतलब ठहराव। अगर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देना पड़े तो छोड़ना नहीं है, लगे रहो, सीए बनोगे। बट वो 4 लोग हमें करने नहीं देंगे, हमें उनको रिएक्ट नहीं करना है, हमें उनको कहना है ओके। एक ही आंसर होना चाहिए, ओके, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। क्योंकि उनसे अच्छे मोटिवेटर हमारी लाइफ में कोई नहीं होते हैं, क्योंकि जैसी जैसी बातें वो बोलते हैं वैसे वैसे हमारा लेवल और बढ़ जाता है। वो क्या बोलते हैं? तुमसे तो होगा ही नहीं, हमने तुम्हें पहले ही बोला था, ठीक है जी। तो उनको प्रूव करने में टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। इट ऑल्सो हेल्प कि हम डेवलप कर रहे हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट थ्रेट, स्ट्रैटेजी विच कैन टर्न थ्रेट टू फॉर्म एडवांटेज। अब एग्जाम्पल, यहाँ बार बार वर्ड स्ट्रैटेजी आ रहा है। आप लोगों के हिसाब से अगर आपकी लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ स्ट्रैटेजी है आपका टाइम टेबल, आपका इन्वायरमेंट है फेस्टिवल टाइम। आज की बात करें, आज का इन्वायरमेंट की बात करें, आप क्या हैं, आप लोग किस एरिया में? अब आपका सीए फाउंडेशन का पेपर आगे एक्सटेंड हो गया है, आप लोगों के पास समय बहुत है, ऐसा आपको लगता है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी, है भी। आपने उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाया, कोई छुट्टी आ गई, इन्वायरमेंट में बीमारियां भी हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, ये चीज़ें भी हैं। तो हमें स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनानी है कि हम उसको एंटिसिपेट कर पाए। ये नहीं कि आज हमने किसी मोटिवेशन गुरु की बात सुनी और कल से 5 बजे उठना शुरू कर दिया, आज तक उठे हो नहीं, तो आगे कैसे उठ पाओगे? उठ जाओगे, उठ जाओगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जिसको हैबिट नहीं है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो बच्चा सुबह उठता ही क्लास से आधे घंटे पहले है, उसकी बात नहीं कर रही मैं। ओ क्लास जाना है, उठना है, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रही। जो उठता ही 5 बजे वो तो उठेगा ही ना। तो मैंने कब मना किया? मैं तो उस बच्चे की बात ही नहीं कर रही। तो हमें अगर हम टाइम टेबल बना के चलेंगे तो मुझे पता होगा मेरा कितना सिलेबस हो चुका है। स्ट्रैटेजी यहाँ पे टाइम टेबल में क्या बनाएंगे आप, जो हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं, 1 3 7 में जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें पता होगा कि हम अभी कहाँ पे लैक
कर रहे हैं। तो क्या हम अपने थ्रेट को पता कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कहाँ पे हमें कौन से एरिया में ज़्यादा मेहनत करनी है, क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इट इज़ क्लियर दैट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट assessing the future, not all future events can be anticipated. आप सिर्फ और सिर्फ अपनी उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो जो आपके हाथ में है, जैसे कि आपकी किताबें, आपकी बीमारी, घर में कोई अनसर्टेनिटी, वर्ल्ड में कोई अनसर्टेनिटी, कंट्री में कोई अनसर्टेनिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है, और टाइम टेबल बनता कुछ और है। ऐसा ही होता है। आज आप टाइम टेबल को 3 घंटे दो, कल फॉलो करने की कोशिश करो, सोचा कुछ और है और परसों रिजल्ट कुछ और आएगा। क्यों? क्योंकि द रीजन इज यहाँ पे हमने किसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए? फ्यूचर इवेंट्स को। टू द एक्सटेंट दैट सम, और इसीलिए मैं संडे को छुट्टी रखने के लिए कहती हूँ कि संडे को कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। संडे को अगर आप नई चीज़ उठा रहे हो ना, तो फिर पुरानी चीज़ कब रिवाइज करोगे? एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए वीक का, जिसमें आप पूरा जो बैकलॉग है उसको कवर कर सको। नया नया पढ़ते जाओ, पुराना भूलते जाओ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? मैंने तो बोला भी नहीं एक दिन में करने के लिए। मैंने तो हमेशा ये बात बोली है कि वो उठाओ, कुछ भी उठाओ, पुराने बैकलॉग में से कुछ भी उठाओ, उसको रिवाइज करो। आज अगर संडे को तुमने चैप्टर 1 रिवाइज किया है, तो नेक्स्ट संडे चैप्टर 2 रिवाइज कर सकते हो। To the extent that some or most of these outcomes of environment are anticipated, देखो बार बार वर्ड क्या आ रहा है? anticipated. Managerial decisions are likely to be better. Manager can concentrate on these few crucial events instead of having a deal with all environment influences. जो जरूरी है उसकी बात करेंगे, जिसको अवॉइड किया जा सकता है उसको अवॉइड किया जाएगा। Purpose of environmental analysis 1 2 3. एनालिसिस शुड प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, खाली फ्यूचर की, खाली करंट की या फ्यूचर की भी? दोनों। करंट प्लस पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन मस्ट अवेयर ऑफ जब आपने सीए स्टार्ट करी, आपको पता आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, सबको पता होता है, इसलिए आप सीए कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू थ्योरी। बहुतों के साथ यही एक्सक्यूज होता है कि मैम सीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रांग है। ये हमारा क्या है? एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। ये हमारा क्या है? करंट। और फ्यूचर में हमें क्या चाहिए? दोनों। तो उसी हिसाब से हम अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे कि कौन से पेपर में 80 आ जाए, 90, 80, 90 मार्क्स आ जाए, और कौन से पेपर में इतना आ जाए कि हम पास हो जाए। ये आपका है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। समझ आया? कहते हैं टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट, हमें अपने एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट को भी देखना है, उसके साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देखना है फ्यूचर का। क्लियर? तो पुराना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यहाँ पे तीनों चीज़ को कंसिडरेशन दी जाती है। सेकंड, एनवायरमेंटल एनालिसिस शुड प्रोवाइड इनपुट्स फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। मेयर कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉट इनफ। डेटा तो बहुत जगह से मिल जाता है, गूगल को बोलो डेटा दे देगा, यूट्यूब को बोलो डेटा दे देगा, आजकल तो चैट जीपीटी को बोलो डेटा दे देगा। डेटा तो सब जगह से मिलता है। रेलेवेंट क्या है हमारे लिए? इंफॉर्मेशन। हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मस्ट बी यूजफुल फॉर और यूज्ड इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। सर में दर्द है, गूगल से पूछो मेरे सर में दर्द हो रहा है, गूगल क्या कहेगा? नहीं, हाँ वो सीधा बोलता है हाँ कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, वो सीधा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा। पेट में दर्द हो रहा है, पेट में कैंसर है, यही सब डालता है वो। ये डेटा है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमको
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, ना कि डेटा। सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये भी तो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि डेटा देते हैं, डेटा देते हैं। इंफॉर्मेशन हमेशा बुक से रीचेक करनी चाहिए, प्रॉपर सोर्स का इस्तेमाल करके ही आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जब तक बोल रखा है कि अगर जब तक उसका सोर्स नहीं हो तब तक उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो वो। तो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल होनी चाहिए और वो हमारी किस लिए हेल्प करती है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में। थर्ड, सबसे पहले हमारा पर्पस क्या है, पुरानी चीज, प्रेजेंट सिनेरियो, फ्यूचर के लिए काम करना है। सेकंड, हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल। थर्ड, एनवायरमेंटल एनालिसिस, फैसिलिटेट, फोस्टर। आप वही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे जो आपको मोटिवेट करेगी, ना कि डीमोटिवेट करेगी। Typically, a rich source of idea and understanding of the context within a firm operate. It should be challenge the current wisdom by bringing fresh viewpoint in the organization. पुराने कदमों में चलने से बेहतर है कि नई सोच लेके आए। नई सोच किससे आती है, इनोवेशन, नई टेक्निक के साथ, जिससे हमारा इन्वायरमेंट में प्रॉपर यूजेज होता है। और वो किससे आएगी, जब हम क्या यूज करेंगे, क्लियर। इन्वायरमेंटल एनालिसिस समझ आ गया। थर्ड वाला कहता है कि मेरे को इंफॉर्मेशन इस तरीके से इस्तेमाल करनी है कि मेरी ग्रोथ हो, मैं मोटिवेट हूं, मैं इनकरेज हूं, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। फॉस्टर मतलब होता है इनकरेज, ठीक है। हमने टॉपिक पढ़ा है व्हाई इन्वायरमेंटल एनालिसिस जरूरी है। क्यों जरूरी है, आइडेंटिफाई और रिएक्ट के लिए। किसके लिए, आइडेंटिफाई प्लस रिएक्ट। यूटिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और थ्रेट से बचाया जाएगा। हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, पास्ट को देखते हुए करंट में काम करेंगे और फ्यूचर के लिए ग्रोथ बनाएंगे। कहते हैं यहाँ पे वर्ड बार बार क्या आता है, एंटीसिपेटेड, प्रिडिक्ट करना, मतलब फ्यूचर के लिए ऐसा अंदाजा लगाते हुए चलना कि मैं तो सीए बन जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ताकि हम चीजों को क्या कर पाए, आराम से। हाँ, यहाँ पे क्या है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने 3 पर्पस पढ़े। पहला पर्पस क्या कहता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दूसरा कहता है इंफॉर्मेशन और तीसरा कहता है वो इंफॉर्मेशन मेरे को क्या देनी चाहिए, मोटिवेशन देनी चाहिए करंट विजडम के साथ, ठीक है जी। मतलब आज के हिसाब से मैं ग्रोथ होती रहूं, आगे क्या होगा, आगे भी मैं ग्रो होंगी। समझ आ गया, इन्वायरमेंटल एनालिसिस समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंट को स्कैन करना बहुत जरूरी है। आपने जब सीए ज्वाइन करी, आपने सीए के बारे में कुछ जाना कि ऐसे ज्वाइन कर ली, भैया ने बोला कर लो, घर वालों ने बोला कर लो, या आपने इन्वायरमेंट को स्कैन किया, क्या क्या जाना, इसमें कैसे कैसे जॉब्स मिलती हैं, कितना कितना पैसा मिलता है, कितना पैकेज मिलता है, बिल्कुल जाना होगा। सीए कितने साल में बन सकते हैं, कितनों का कितने अटेम्प्ट लगते हैं, कैसे पासिंग परसेंटेज, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये भी जाना, क्राइटेरिया, ये भी जाना कि कौन सा पेपर कितना मुश्किल आता है, कौन सा पेपर हमें पास करा सकता है, सब चीज़ें, बेस्ट क्लासेस। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, हमने क्या किया, स्कैन किया। अभी हम सीए पे पहुंचे नहीं हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्कैनिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट 2 होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो मेरे आउटसाइड होते हैं, इंटरनल जो मेरे विद इन होते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट यहाँ समझ लो आपका घर, आपके घर में एक आपके फैमिली मेंबर्स और दूसरे आपके बाहर वाले आपके रिश्तेदार। फैमिली मेंबर नहीं होते वो, उनको बोला जाता है बस, फैमिली ट्री में फोटो लगाई जाती है उनकी। फैमिली मेंबर्स चलो मान लो, चलो एक अपने आप डिसाइड कर लेना, मैं अभी डिफरेंस बता देती हूँ कि वो होते हैं कि नहीं होते हैं। विद इन जो हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस देते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और वीकनेस को कम करते हैं। और आउटसाइडर्स हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं और खतरा ज़्यादा देते हैं। जो ये इंटरनल में होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, अरे मम्मी। और ये जो आउटसाइड होते हैं इनको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं। इसमें रिस्क होता है कि डांट पड़ जाएगी, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, कहाँ से कहीं से भी भूकंप आ सकता है। समझ आया? तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो अपने एम्प्लॉयज के साथ भी काम करती है और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी काम करती है। तो एम्प्लॉयज उसके क्या हुए, इंटरनल, और कॉम्पिटिटर्स क्या हुए, एक्सटर्नल। एनवायरनमेंट मस्ट बी स्कैन टू डिटरमाइन, क्यों स्कैन करना है, ताकि हम डेवलपमेंट की बात कर सके और फोरकास्ट की बात कर सके, ताकि फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के बारे में बात कर सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कैसे मिलेगी। एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है अपॉर्चुनिटी को, थ्रेट्स को, ताकि पर्पस जो है उसका स्ट्रैटेजिक डिसीजन का क्लियर हो सके। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस। इसमें देखो कहीं पे भी डेटा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि डेटा रेलेवेंट नहीं होता है। रेलेवेंट क्या होती है, इंफॉर्मेशन। फोरकास्टिंग के लिए ऑल प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंटल चेंजेस, इट हेल्प द मैनेजर टू डिसाइड फ्यूचर पाथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों का फ्यूचर क्या है, सीए बनना। कैसे पता, आपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करी और सीए जो है अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करा। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ये याद रखना, जैसा पढ़ोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। यही ये कहता है स्ट्रैटेजी डिसीजन। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करना, प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और अगर लगता है कि स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, उसको चेंज करके ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। एज द नेम सजेस्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग किसकी करनी है, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी की। अब व्हाट इज फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। आपने एक वीडियो देखी और उससे आप इतना मोटिवेट हुए, आपने सोचा कि अब तो बस नवंबर तक तो हमें 2 बार रिवीजन करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने बनाया टाइम टेबल, कलरफुल टाइम टेबल, 3 घंटे लगे। एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए मेहनत चाहिए होती है। आपने बनाया टाइम टेबल, स्केल से लाइनिंग करी, प्रॉपर डेकोरेट करा, लिखा सीए और आगे अपना नाम लिखा, और लिखा कि हम अचीव करेंगे, दिसंबर का अटेम्प्ट हमारा पास होगा। मोटिवेशन कोर्स भी डाल दिए, बहुत मेहनत करके अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा दिया। खुश, उसको निहार ही रहे हो, वाओ ये काम मैं भी कर सकती हूँ। अगले दिन सुबह 5 बजे उठने का टारगेट था। उठे नहीं उठे बात की बात है, आपने फॉर्मुलेशन कर दी। किसी भी स्ट्रैटेजी तक पहुंचने के लिए सबसे पहला क्या करना होता है, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी और मिनिमाइज द थ्रेट। आपने टाइम टेबल बनाते हुए ये तो समझ आ गया कि 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अभी तक वो भी नहीं पता था। ये तो समझ आ गया कि चारों सब्जेक्ट में चैप्टर कौन कौन से हैं, अभी तक तो वो भी नहीं पता है। ये समझ आ गया कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का आता है, क्योंकि हमने जब टाइम टेबल बनाया तो हमने ये भी देखा कि पहले कौन से चैप्टर्स को हमें अच्छे से करना है। इससे क्या हुआ, हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ी
और थ्रेट कम हुआ। पहले हम क्या करते थे, जो किताब में आई हाथ में पढ़ने बैठते थे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। अब हमारे पास एक स्ट्रैटेजी बन गई कि भैया ये चैप्टर हर अटेम्प्ट में 10 नंबर का आता है, इस पे फोकस करना है। इससे मेरा क्या हुआ, थ्रेट कम हो गया। अ थ्रेट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन मे बी अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर। आप लोगों का एग्जाम्पल, एक चैप्टर एक के लिए बहुत ईजी होता है और दूसरे के लिए मुश्किल होता है। सिमिलरली टू व्हाट वी लर्नड अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग मल्टीफैकेटेड। Environmental scanning shall bring out some very interesting aspect of environment. The factor outcome environment scanning is event, trend, issue, expectation. इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं टाई। ठीक है जी, या आप ऐसे कर लो ETEI, क्योंकि ये बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़े जाएंगे। ETIE, ठीक है जी, ETIE, ठीक है, ETIE इवेंट, ये सीक्वेंस से पढ़े जाएंगे, ये आगे पीछे नहीं पढ़े जाते। अगर याद कर रहे हो तो टाई से याद कर लो, बट ये पढ़ेंगे सीक्वेंस से ही। इवेंट, ट्रेंड, इशू, एक्सपेक्टेशन, ये आपके फैमिली में होती है। इवेंट, स्पेसिफिक ऑकरेंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट सेक्टर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, इसमें ऑब्जर्व किया जाता है और ट्रैक किया जाता है। If a big politician who announce a big urbanization project passes away, all the business were be anticipating profit from it would need to review their strategy due to this event. आप गए किसी शादी में, वहाँ पे आपने नया इवेंट देखा कि मेहंदी में लोगों ने ग्रीन कपड़े पहने हैं और डेकोरेशन में बहुत अलग अलग वैरायटी की डेकोरेशन कर रखी है। आज तक आपने वो चीज़ कभी भी नहीं देखी। वहाँ का सेटअप बहुत डिफरेंट है, बॉयज़ के लिए अलग तरीके की डेकोरेशन है, गर्ल्स के लिए अलग तरीके, ताकि ना गर्ल्स बोर हो सके ना बॉयज़ बोर हो सके। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया, उसको बहुत अच्छे से नोटिस करा उस इवेंट को, और आपने डिसाइड कर लिया कि आने वाले टाइम पे मैं भी ऐसी करूँ, और वो क्या बन गया, ट्रेंड। वो क्या बन गया, ट्रेंड। इवेंट पहली बार होता है जिसको हम नोटिस करते हैं, उसके बाद उसको हम क्या बनाते हैं, ट्रेंड। तेरे नाम मूवी आई थी, वो एक इवेंट था, वो मूवी क्या थी, इवेंट थी, और बाद में वो क्या बन गया, ट्रेंड बन गया। सबने ऐसा हेयर स्टाइल निकाल लिया। ट्रेंड, कोर्सेज ऑफ एक्शन along which event take place. Trend, grouping of similar related event, move in a given direction, increase or decrease the strength of frequency. एग्जैक्ट ना करके मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने उतना ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करी। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीनेजर आर वेरी फाउंड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, विच ट्रेंड कैन हेल्प द बिजनेस टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट एंड सर्विस। अब आता है इशू। अब क्या आता है, इशू। द करंट कंसर्न अराइज, रिस्पॉन्स टू इवेंट एंड ट्रेंड, आइडेंटिफाई कि क्या दिक्कत है। इशू स्टार्ट विद वैल्यू शिफ्ट, सामने वाले का व्यू। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई इंडिया में, चाहे वो ट्रेंड में क्यों थी, टिकटॉक, इसका एग्जाम्पल क्या है, टिकटॉक। टिकटॉक एक इवेंट था, वो ट्रेंड बना और बाद में क्या बन गया, इशू, बहुत बड़ा इशू बना। उसके बाद क्या आती है, एक्सपेक्टेशन। डिमांड में भी मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप, कंसर्न फॉर इशू, इसलिए क्या आ गया, इंस्टाग्राम। जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए, रील्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन डेवलपर, उनको पता है कि भैया मार्केट में ऐसे प्राणी हैं, अब इनके लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या बनाया, इन्फ्लुएंसर्स, और क्या बना दिया, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो वन स्कैन द इन्वायरमेंट एंड फाइंड व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली वांट्स। समझ आया। पहले टिकटॉक ट्रेंड में आया, पहले एक क्या बना, इवेंट बना, इवेंट से क्या बना, ट्रेंड,
ट्रेंड के बाद क्या बन गया? इशू। इशू के बाद क्या बन गई? एक्सपेक्टेशन आ गई, और कंज्यूमर में, मार्केट में नई चीज आ गई। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने का ये फायदा होता है। समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लास समझ आ रही है? इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। बिजनेस पे इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है? या तो बढ़ावा देता है या तो नेगेटिव में लेके जाता है। एक डेफिनेशन जो एक रईस आदमी ने दी है, उसका नाम ही क्या है? रिच मैन। मेल्विन कॉपन कहते हैं कि जब भी मैं एक्सटर्नल की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल में बियॉन्ड द कंट्रोल की। मैं बात करती हूँ कि हम अगर गिवर हैं तो हम ग्रो में जाएंगे, ग्रोथ करेंगे, और ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री और पर्सन टू पर्सन। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, विद इन द एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ये सब चीज़ें हमारा बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, बिजनेस डू नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम। अकेले काम नहीं करता है, बिना एनवायरनमेंट के बिजनेस चल ही नहीं सकता। बिजनेस फंक्शन अपने इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है कि किस तरीके का बिजनेस हमें रिकॉग्नाइज करना है, और हमें क्या बनना है? अमीर। हमें क्या बनना है? अमीर। ए कहता है अडेप्ट, एम कहता है मैनेज, आई कहता है इन्फ्लुएंस, और आर कहता है रिस्पेक्ट। इसीलिए आज हर कोई ना कोई कुछ भी काम करता है। पहले काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। आज कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है हिंदुस्तान में, ये सच्चाई है। अगर आप किसी बिग बाजार में भी काम करते हो तो भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि काम आज के समय में किसी के भी नज़र में छोटा बड़ा नहीं रह गया है। या फिर पहले अगर लोग काम करते तो कहते थे ओहो उसका बच्चा यहाँ काम करता है, उस चीज़ को वैल्यू भी नहीं देते थे। और आज अगर स्टार्टअप करके बाहर आप एक कार्ड भी लगा रहे हो तो आप क्या बन जाते हो? एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, आपने मोमोज की ठेली लगाई, एंटरप्रेन्योर बन गए आप। ठीक है जी। और आपको पता है ना, मोमोज की तो वैसे भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी रील्स आती है। 5-5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं महीने के, 1-2 लाख रुपए कमाते हैं। तो मोमोज का ही काम शुरू कर लेना, सीए मोमोज वाला। अल्टीमेटली आपको क्या बनना है? अमीर। अमीर के लिए क्या होता है? अडेप्ट, मैनेज, इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट। बिजनेस को कॉन्टिन्यूस मॉनिटर और अडेप्ट करने के लिए आपको क्यों करना है? ताकि आप सरवाइव कर पाएँ और खुश रह सके। और आपको हवा में जाना है, आपको अप्रेस, आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि कैडबरी। कैडबरी सबकी फेवरेट चॉकलेट होती है मोस्टली लोगों की। एक जनरल पब्लिक की बात करें, बट कैडबरी में से कीड़ा निकला था, ये सच्चाई है। और ये उन्होंने एक्सेप्ट, कीड़ा, ये वर्म, वो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कैडबरी वालों ने। क्योंकि अगर कैडबरी, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग भी बिना डेट देके सामान खरीदते हैं, और अगर आप एक्सपायरी प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसमें से फूल तो निकलेंगे नहीं। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, अगर वो एक्सपायर्ड है, जहर ही ले लो, असर ही खत्म हो जाएगा उसका। तो कैडबरी की चॉकलेट में से क्या निकला? वर्म। क्वालिटी की बात आई, सेल कम हो गई। इस चीज को कैडबरी ने अपने पे इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस नहीं आने दिया। उसने क्या किया? उसने इस चीज को एक्सेप्ट करा। देखो कैडबरी ने जो करा आप देखना, फाइट बैक करी, रिएक्ट नहीं करा। उसने क्या किया? रिस्पॉन्ड। उसने क्या किया? उसने 90 डेज के अंदर, कैडबरी ने 90 डेज के अंदर अपनी नई पैकेजिंग लेके आया। नई पैकेजिंग के साथ बोला कि मैं फाइनल कंज्यूमर तक नया प्रोडक्ट भेजूंगा, और नए तरीके की एडवर्टीजमेंट लेके आया ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। उसने
इस तरीके से नहीं बोला कि जिसने केस करा है ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने फाइट बैक करी और रिस्पॉन्ड करा, रिएक्ट नहीं करा। सेम केस ऑफ मैगी, मैगी के में भी लेड निकली थी, लेड की बहुत स्टोरी थी, आज हर घर में मैगी है 2 मिनट वाली, ठीक है। बिजनेस फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर इन्वायरमेंट, इनपुट से क्या बनता है, आउटपुट, ये मैंने आपको बता दिया। इनपुट जो होने चाहिए 5 M होने चाहिए, 5 M क्या है, मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड और 5 M इनपुट से मैं बता रही हूँ 5 M होने चाहिए। जब मुझे इनपुट मेरा ये 5 M से बनना चाहिए, मैन, मशीनरी, मेथड, मनी और मटेरियल, ठीक है। अगर ये पांचों के पांचों इनपुट सही हुए, एक मैन ह्यूमन रिसोर्स, मनी पैसा, मटेरियल रॉ मटेरियल, मेथड कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, और मशीन जो है ये आपके क्या है, इनपुट। जैसे ये 5 चीजें लगाओगे वैसे ही आपका क्या आएगा, आउटपुट। तो कहते हैं ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल, ये सारी चीजें आपको क्या देती हैं, एक अच्छा आउटपुट देती हैं। द इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए। आपने एक बार टाइम टेबल बना के उस किताब को अगर कहीं पे रख दिया तो आप उसको रिव्यू नहीं कर रहे, आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हो, आपने बस वो टाइम टेबल बना के छोड़ दिया है। आपको उसको अडेप्ट करना है और टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, क्योंकि जो आपके माइंड, इकोनॉमिक्स यही कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। आज मेरा मन था पढ़ने का, कल मेरा मन नहीं है पढ़ने का, क्योंकि कल तो मुझे पार्टी में जाना है और टाइम टेबल में लिखा है कि 8 बजे पढ़ाई का टाइम है, अब 8 बजे तो पार्टी में जाना है। अगर मैंने टाइम टेबल टाइम के साथ चेंज नहीं करा तो वो मेहनत खराब, वो स्ट्रैटेजी खराब, और मैं अपने गोल्स को अच्छे से अचीव नहीं कर सकती। तो कहते हैं जैसा इनपुट होगा वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉल फॉर एन एक्टिव इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब भी आप कोई भी लाइफ में टाइम टेबल बनाओ या कोई भी काम करो, इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। आज आपका माइंड स्टेट क्या कहता है, ज़रूरी नहीं है कल सेम रहे। तो आपको रोज के रोज रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि आज मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा गोल अचीव नहीं हो पाया, या मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने जो गोल सोचा था वो अचीव हो गया। उसका आंसर है फ़ोन छोड़ दिया। क्योंकि जब हम फ़ोन देखते हैं तो क्या होता है, टाइम हो रहा होता है 10-1 और कहते हैं 5 पे बंद कर देंगे, फिर वो 5-6 पे कन्वर्ट हो जाता है, फिर कहते हैं 10 पे बंद कर देंगे और वो 11 बज जाते हैं, और वो 11 के 1 बज जाते हैं और 1 के 4 बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं अरे यार टाइम टेबल तो हमारा हुआ ही नहीं। 1 से 2 घंटे चलाता है ना। फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं। प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इग्नोर इट। एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे इंटरनल फैक्टर भी देखना है और एक्सटर्नल फैक्टर भी देखना है। उसको आइडेंटिफाई करने हैं अपने इश्यूज़ को, किस तरीके से उसको क्लियर कर सके। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहाँ पे बोला जाता है कि 3 स्टेप। पहला, आपको सबसे पहले इनिशियल व्यू डालना है कि आपकी अनसर्टेन चीज़ें क्या हैं। आपको ये देखना है कि आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे या फिर मुश्किल रखेंगे। सेकंड, आप ऑडिट करेंगे। ऑडिट का मतलब होता है टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन करेंगे कि जो मैंने चीज़ें स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं या जो भी चीज़ें मुझे इम्पैक्ट कर रही है उसका सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद मैं इस तरीके से आइडेंटिफाई करूँगी कि चीज़ें जो हैं मेरे को पॉसिबल इफ़ेक्ट दे। और लास्ट, एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से मैं
अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो एकदम से मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मैं उसका कैसे सॉल्यूशन निकालूंगी, इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। ये भी हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज फोर्सेस आर ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, और हमें कॉम्पिटिटिव पोजीशन को समझना है, रिसोर्सेज को समझना है और कस्टमर को समझना है। यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड कोका कोला एज अ मैनेजर। योर फर्स्ट असाइनमेंट इज टू प्रिपेयर अ माइंड मैप। जब भी हम कोई काम करते हैं हम दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं एंड लिस्ट आउट ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्रांड कोका कोला, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे वो गुड हैं, चाहे वो बैड है। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो क्या है, पेप्सी। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो रिलीजियस। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो हेल्थ अवेयरनेस। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो पैकेजिंग। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो एडवर्टीजमेंट, स्कीम एंड प्रमोशन। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो सीजन। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो नेचुरल ड्रिंक्स। देखो उसका पार्ट है ना, कॉम्पिटिटर हुआ ना ये, इसका ब्रांड का ही है ना, सेम ब्रांड का है ना। हाँ, रिलीजियस गुरु मंदिर में आपको पेप्सी बांटेंगे, सत्संग में पड़ती है ना, उसमें भी आंटी कहती है लिमका चाहिए काला नमक डाल के। ठीक है जी, आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा इन्वायरमेंटल, 5 टॉपिक हमारे स्टार्ट करने से पहले। इंट्रोडक्शन, सेकंड इज मीनिंग, थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ इज इंपॉर्टेंस। 5 से ना, रिलेशन अभी नहीं करा, आज हमने छोड़ दिया उसको। पहले इंट्रोडक्शन था, फिर मीनिंग था, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स था, फिर इंपॉर्टेंस थी। ठीक है जी। अब मैंने आपको एक क्रक्स नोट्स की शीट बनाने के लिए बोला था, बनाई है, क्लास में बोला था बनाने के लिए, बनाओ। एक पेपर निकालो और लिखो क्रक्स नोट्स। अलग कंपनी है, इंटरनली इम्पैक्ट करती है। एक बार नोट्स बना लूं फिर बताती हूँ। क्रक्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट। हाँ, लिखो क्रक्स नोट्स। सिर्फ एक ही शीट में बनने हैं और ये शीट चैप्टर के आगे स्टेपल हो जाएगी। ठीक है जी, ये शीट कोई रजिस्टर में नहीं रहेगी और ना वो रजिस्टर इधर उधर हो जाएगा, ये चैप्टर के आगे स्टेपल होगा। ठीक है जी। सबसे पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या की पॉइंट पढ़ा है आपने? लॉन्ग, प्रॉस्पर और चेंज, यही पढ़ा है। यूनिक इन्वायरमेंट और डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लेना, सिर्फ पर्सन का नाम आएगा, कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। डार्विन। ठीक है। सेकंड, मीनिंग, बीई, मीनिंग बीई। बीई के अंदर डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन है? और क्या पढ़ा है डेफिनेशन के अंदर? सैड, सैड के बाद एयर, इसके साथ क्या पढ़ा है? CSGST। ये आपकी रिवीजन के लिए नोट्स हैं।
ये चैप्टर आप उठाओगे आपको नींद आएगी, इसलिए आपको सिर्फ यही नोट्स पढ़ने हैं, आपको पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक आपको ज़रा डिटेल में पढ़ना है। थर्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका शॉर्टकट क्या है? फोर्थ इज इम्पोर्टेंस, बुक दियो, जिसका शॉर्टकट क्या है? सी ब्लॉक। ये चार तो आप, हाँ जी, CMFD, ठीक है। उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जिसके अंदर हमने बात करी है इंटरनल और एक्सटर्नल की, दोनों की, जिसमें हमने बात की है मॉनिटर की। इसमें और कोई शॉर्टकट तो नहीं है? नहीं है ना? अमीर है? अमीर किस में है? अमीर इसमें थोड़ी ना है, इसमें नहीं था वो, इसमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहता है, हाँ इसमें आएगा ना इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में, ETIE, और ब्रैकेट में लिख लेना टिकटॉक, याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। इवेंट, ट्रेंड, इशू, एक्सपेक्टेशन, ठीक है जी। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा वाई एनवायरनमेंट एनालिसिस, ठीक है जी। ये बात करता है एंटीसिपेटेड की। ये कीवर्ड्स लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अपॉर्चुनिटी की और मिनिमाइज थ्रेट की। ये बात करता है रिस्पॉन्ड की, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। फिर उसके बाद आता है, इसमें ही आता है पर्पस, और पर्पस कहता है 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या कहता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दूसरा कहता है इंफॉर्मेशन, और तीसरा कहता है फॉस्टर और फैसिलिटेट व्यू पॉइंट। अब आपको याद हो गया कि किसमें क्या टॉपिक है, किसमें नहीं, यही था ना इसमें, फॉस्टर फैसिलिटी, हाँ, करंट विजडम का अपॉर्चुनिटी प्लस करंट विजडम, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हमने 7th टॉपिक पढ़ा, जिसका नाम है हमारा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। क्या मेरे से पूछो बेटा, क्या? इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इसके अंदर हमने बात करी कि बिजनेस आइसोलेटेड वैक्यूम नहीं है, फंक्शन नहीं कर सकता। करंट विजडम, फॉस्टर, फैसिलिटेट, व्यू पॉइंट। इसको चाहिए अमीर, इसको क्या बनना है? अमीर। ए से क्या है? अडैप्ट, एम से क्या है? मैनेज, आई से क्या है? और आर से क्या है? रिस्पेक्ट। इसमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? एयर, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा कि ये ब्रॉडर बिजनेस फंक्शन करता है एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट, जिसमें बात होती है जैसा इनपुट वैसा आउटपुट।
यहाँ तक क्लियर है? जब भी मैं इनपुट आउटपुट की बात करूँगी मैं 5M की बात करूँगी, और 5M क्या है? मनी, मैन, मशीन, मेथड, मटीरियल। ठीक है जी। और यहाँ पे एक लाइन आएगी इनपुट आउटपुट एक्सचेंज एक्टिविटी, जो क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ जी, इंटरेक्शन का किसके साथ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। किसके साथ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। क्लियर है? इसके अंदर एक पॉइंट आता है और वो पॉइंट है इसका फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क कहता है 3 चीज़ें। पहली चीज हमें क्या देखना है? इनिशियल व्यू, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट का। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेकंड हमें करना है ऑडिट, और लास्ट में हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन की। सात टॉपिक हो गए हैं हमारे। ठीक है जी, ठीक है। आज हमने ये पढ़ा है, आपको रिवाइज ये करके आना है। क्लास समझ आई? याद हो गई? एक बार फिर से टॉपिक रिवाइज और बताती हूँ। पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है मीनिंग, तीसरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक, फिर है इम्पोर्टेंस, फिर है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, फिर उसके बाद वाई इन्वायरमेंटल एनालिसिस, और लास्ट में इन्फ्लुएंस। 7 टॉपिक: स्कैनिंग, एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंस। ये नोट्स बनाने का फायदा यही होता है कि ये क्रक्स नोट्स आपके सामने होंगे तो आप चैप्टर को बार बार रिव्यू नहीं करेंगे।